अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कॉरिडोर रिकॉर्डर में खुश आमदीद। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के साथ मुंसलिक कहानियाँ रिकॉर्ड करते हुए मैं हूँ जून। आज हमारे पास है ओह खुदाया, हम कहाँ हैं? इतनी तेज हवा क्यों है? अब हम चंगजियाकू में हैं, जो चीन के सबसे हवादार शहर के तौर पर जाना जाता है, और हवा भी ग्रीन ओलंपिक्स के लिए मुवाफिक हालात फराहम करती है। तो ये पहली दफ़ा मैं इस तरह का बेड देख रहा हूँ और बहुत ही यूनिक चीज़ है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। Yeah, hi, my name is Kamran. We are here at Haidian Chunghanchung. Angel Hack office is located over here and we are having the hackathon here. बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स 2022 की काउंटडाउन यानी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सरमाई ओलंपिक्स की तैयारियों की मौजूदा हालात क्या हैं? मुकाबले के मकामात में स्याह टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं? बराह करम हमारे रिपोर्टर्स के साथ इन मकामात पर चलते हैं और मिलकर इनके बारे में जानते हैं। गेंटिंग स्नो पार्क चंगजियाकू में वाक़ है, जो बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के 3 बड़े मुकाबले वाले इलाकों में से एक है। ये फ्री स्टाइल स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग का मुकाम है और तलाई तमगों की सबसे बड़ी तादाद वाला मुकाम भी है। सामईन मोहतरम, सरमाई ओलंपिक्स के इस खुसूसी प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमारे प्रोग्राम का बुनियादी ख्याल ओलंपिक्स को माहौल दोस्त बनाना है। कम कार्बन तवानाई से लेकर कम कार्बन वाले मकामात को कम कार्बन नकलो हमल तक, बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स तैयारी के पूरे अमल के दौरान ग्रीन ओलंपिक्स के तसव्वुर को शामिल कर रहा है। आज सरमाई ओलंपिक्स के इंस्ट्रक्टर्स के तौर पर हम पहले आपको इन ग्रीन सरमाई ओलंपिक्स के सर्द इल्म को समझने के लिए ले जाएंगे। ओह खुदाया, हम कहाँ हैं? इतनी तेज हवा क्यों है? अब हम चंगजियाकू में हैं, जो चीन के सबसे हवादार शहर के तौर पर जाना जाता है, और हवा भी ग्रीन ओलंपिक्स के लिए मुवाफिक हालात फराहम करती है। क्यों? चंगजियाकू साइबेरिया में ठंडी हवा के जनूब में जाने के लिए हवा के बहाव का अहम जरिया है। यहाँ रोजाना हवा की सतह 5 से ऊपर है और 8 सतह की तेज हवा भी आम है। ताहम यहाँ हवा और शमसी तवानाई का मुकम्मल इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप देख रहे हैं कि हमारे मेजबान इस वक्त पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। जी, इस वक्त मैं खूबे सूबे के शहर चंगजियाकू में सबसे ऊंची जगह पर खड़ा हूँ और इस जगह का जो एल्टीट्यूड है वो 1800 मीटर है। यहाँ मुकाबले होंगे सरमाई ओलंपिक्स के और यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो हवा के लिए इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो हवा की वजह से कितनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हवा का जो दबाव है वो बहुत ही ज़्यादा है। इन सरमाई ओलंपिक्स में तमाम तवानाई साफ तवानाई से आती है, यानी ये हवाएं और सूरज की रोशनी सरमाई ओलंपिक्स के लिए तवानाई फराहम करती हैं। ताहम मैंने सुना है कि नई तवानाई में हवा की तवानाई और शमसी तवानाई मौसम से मुतासर होते हैं और इनमें जबरदस्त उतार चढ़ाव होता है, जबकि ग्रिड पावर सप्लाई को इस्तेहकाम की जरूरत होती है, जो तकनीकी नुक्ता नजर से कोई आसान काम नहीं है। हाँ, तो चीन ने फ्लेक्सिबल डीसी टेक्नोलॉजी इजाद की है। जी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये विंड पावर टरबाइन है और यहाँ इस वेन्यू में जो भी बिजली आएगी इन्हीं जो विंड पावर टरबाइन है इनके ज़रिए आएगी। और जो सरमाई ओलंपिक्स हैं या जो पैरा ओलंपिक्स बाद में होंगी, इनमें जितनी भी एनर्जी है वो साफ़ जो तवानाई के ज़रिए हैं उनके ज़रिए हासिल की जा रही है, जिस तरह विंड पावर टरबाइन हो गई या सोलर पावर से हासिल की जा रही है। न सिर्फ सरमाई ओलंपिक्स के मुकामात पैदावार में डालने के बाद ये ग्रीन पावर बीजिंग में हजारों अफराद को भी भेजी जाएगी। जब ये सिस्टम पूरी सलाहियत के साथ चलता है तो ये 1 साल में बीजिंग की कुल बिजली की सप्लाई का 10वां हिस्सा हल कर सकता है, जो कि बीजिंग में 4 मिलियन घरेलू सालाना बिजली की खपत के बराबर है। वाह, फिर तो ये पाकिस्तान और इन तमाम ममालिक के लिए भी एक मिसाल है जिनके पास तवानाई की कमी है और वो बड़े पैमाने पर इस तरह के मुकाबले मुनक्किद नहीं करवा सकते। आज बहुत हवा है, आपको अपनी हिफाजत पर तवज्जो देनी चाहिए। अपना ख्याल रखें। इतनी तेज हवा के साथ क्या खिलाड़ी अब भी मुकाबला कर सकते हैं? क्या कोई खतरा होगा? गेंटिंग स्नो पार्क में हवा के हालात के पेश नजर FIS ने खिलाड़ियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए विंड ब्रेक नेट लगाने की सिफारिश की है। पहली बार यू शक्ल और फजाई महारत के मुकामात पर विंड स्क्रीन सेटअप भी है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से हुनरमंदाना मुकाबले होंगे,
جب کھلاڑی ہوا میں چھلانگ لگائیں گے اور اگر بدقسمتی سے وہ تیز ہوا سے زخمی ہو گئے تو ان کی حفاظت بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ لہٰذا سرمئی اولمپکس کی تاریخ میں پہلی بار ہم نے سنو بورڈ اور فری سٹائل ٹریکس پر ونڈ سکرین نصب کی ہیں۔ اور جب یہ مقابلے شروع ہوں گے تو اس سے پہلے مزید دونوں سائڈوں پہ ہوا کو روکنے کے لیے پروٹیکشنز وال لگا دی جائیں گی، آپ دیکھیں گے، اور پھر ہوا کا جو دباؤ ہے وہ بالکل نہیں ہوگا۔ پاکستان کے شمالی پہاڑی علاقوں میں اسکی ریزورٹس میں ہوا کا حجم بھی بہت زیادہ ہے۔ کیا پاکستان میں ونڈ پروف نیٹ ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جا سکتا ہے؟ دوسرے ممالک کے ونڈ بریکس کے ساتھ موازنے میں چین کے ونڈ بریک نیٹس زیادہ قیمتی اور مؤثر ہیں۔ ہمارا ہوا روکنے والا جال چین کا اپنا تیار کردہ ہے اور اس نے ٹریک ونڈ پروفنگ کے لیے FIS کی ضروریات کو پورا کیا ہے۔ 99% یہ ہوا کی رفتار کو اس سطح تک کم کر سکتا ہے جہاں گیم آسانی سے چل سکتی ہے، اور لاگت یورپ اور امریکہ میں تیار کیے جانے والے ونڈ بریک نیٹ کی نسبت بہت کم ہے۔ جینٹنگز کی پارک میں داخل ہونے پر ملک کو برفانی توپوں کی گڑگڑاہٹ نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس وقت مصنوعی برف بنانے کی مشینیں 24 گھنٹے چل رہی ہیں اور یو شکل والے پنڈال میں گاڑیاں مسلسل برف کو اسی شکل میں ترتیب سے جما رہی ہیں۔ چلو چلتے ہیں اور ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے اس وقت مشینیں لگی ہوئی ہیں جو مصنوعی برف بنا رہی ہیں، اور یہ مصنوعی برف جو ہے پھینک رہی ہیں۔ یہ مختلف مشینیں ہیں، ان پر جب پانی ان کے اندر جاتا ہے تو یہ اس کو -50 سے اوپر تک لے جاتی ہیں، اور اس کے بعد یہ پانی برف کی شکل میں بن جاتا ہے اور یہ برف پورے ٹریک پر اسی طرح بچھائی جا رہی ہے۔ یہاں پر مختلف ٹریک بنے ہوئے ہیں، اور جن میں یو شیپ جو ٹریک ہے اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہاں چائنیز سب سے زیادہ گولڈ میڈل جیتیں گے۔ اوہ بہت سردی ہے، کیا چینگ جیاکو میں کثرت سے برف نہیں پڑتی؟ ہم اس موسم میں بھی برف کیوں بنا رہے ہیں؟ کنونشن کے مطابق سرمائی اولمپکس میں استعمال ہونے والی برف قدرتی برف اور مصنوعی برف کا مجموعہ ہے، جس میں مصنوعی برف کا تناسب 60% تک پہنچ گیا ہے۔ اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ انہیں ہر روز برف بنانا پڑتی ہے۔ کچھ ٹریک بہت طویل ہیں، مثال کے طور پر رکاوٹ کے راستے کا ٹریک 1.3 کلومیٹر لمبا ہے، جس کے لیے بہت زیادہ مقدار میں برف درکار ہوتی ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے برف بنانے کا وقت نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس فضائی مہارت کے لیے مختصر ٹریک مثال کے طور پر صرف 100 میٹر سے زیادہ ہے اور اس کے لیے کم برف کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن غوطہ خوری کے پلیٹ فارم کی کاسٹ درست ہونی چاہیے۔ ہم نے پہلے اسٹیل کے فریم کے ساتھ ڈھانچہ بنایا اور پھر اسے برف کی ایک پتلی تہہ سے ڈھانپ دیا تاکہ سطح کی ہمواری اور خم میں فرق نہ آئے۔ گینٹنگ سنو پارک کا سنو ٹریک بہت زیادہ ہے، چنانچہ اس پر زیادہ برف درکار ہوتی ہے۔ پانی کی مقدار جو اس سنو پارک کے لیے ضرورت ہے وہ ہر سنو سیزن میں تقریباً 1 ملین کیوبک میٹر ہے۔ ناقابل یقین! میں جانتی ہوں کہ یہاں کی آب و ہوا شمالی پاکستان کے اسکی ریزورٹ سے ملتی جلتی ہے، جہاں قدرتی برف وافر موجود ہے۔ اگر ہم ان علاقوں میں اسکی کرنا چاہتے ہیں جہاں برف نہیں ہے تو ہم پانی کے ضیاع سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم نے اصل حوضوں کی مرمت، ترقی اور توسیع کی، اور ساتھ ہی ساتھ مناسب جگہوں پر نشیبی حوضوں کو دوبارہ تعمیر کیا۔ لہٰذا ہم گزشتہ موسم کی پڑی ہوئی برف کے پگھلنے کے بعد اس پانی کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری وادی میں قدرتی بارش کے پانی کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے۔ ان اقدامات کے ذریعے پانی کی گردش اور دوبارہ استعمال ہمارے لیے مشکل مسائل نہیں ہیں۔ میں سمجھ گئی، بارش کا پانی گرمیوں میں جمع کیا جاتا ہے جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، اور پھر سردیوں میں یہ پانی برف بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کھلی ہوا کے ذخائر کے علاوہ گینٹنگ سنو پارک میں زیر زمین برف پگھلنے والا پانی جمع کرنے کا تالاب بھی ہے، اور ایک پمپ سٹیشن اور پانی کو موڑنے کے لیے پائپ لائن نصب کی گئی ہے تاکہ جمع شدہ سطح کے پانی کو پہاڑ کے ساتھ قدم بقدم سنو گنز تک پہنچایا جا سکے۔ پانی کو محفوظ کرنے اور گرین توانائی کے علاوہ گینٹنگ بیجنگ سرمائی اولمپکس میں برف کی کھیلوں کے مقابلے کے 7 مقامات میں سے ایک ہے۔
जिसको मौजूदा बर्फ के मैदान की बुनियाद पर आरास्ता किया गया था। इसके बाद इस जगह को गर्मियों में सयाहों के लिए खोला जा सकता है। पाकिस्तान के स्की रिजॉर्ट्स में मनाजर भी बहुत खूबसूरत हैं। मौसम गर्मा में बर्फ के बगैर मुकामी इलाका अब भी बैरूनी सरगर्मियों जैसे पहाड़ पर चढ़ने और दरिया का सुराग लगाने के लिए ऊंचे पौधों और खड़े पहाड़ों पर इन्हिसार कर सकता है। हमारे ट्रैक की खुसूसियात ये हैं कि गर्मी में ये मिट्टी या घास की ढलवान होती है और सर्दियों में ट्रैक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस पर बर्फ़ की तह जमा दी जाती है। लिहाजा हमारा मंसूबा ये है कि मुस्तकबिल में आलमी मयार के मुकाबलों का इनेकाद जारी रखने के लिए सरमाई ओलंपिक्स का ट्रैक बरकरार रखा जाए। हम बर्फ़ बनाकर और उसकी शक्ल देकर ट्रैक की दुश्वारी को कम कर सकते हैं ताकि इसे आवाम और खुसूसन स्की के शौकीन अफराद के लिए खोला जा सके। क्या आप सरमाई ओलंपिक्स की दूसरी झलकियां जानना चाहते हैं? बराह करम हमारे शो से जुड़े रहें। झंगझाको मुकाबले के इलाके में माहौल दोस्त और तवानाई बचाने वाले ओलंपिक्स के तस्वर के अलावा हमने क्रॉस कंट्री स्कीइंग के मकामात भी देखे जिनमें पाकिस्तानी खिलाड़ी शिरकत करेंगे। आइए एक नज़र डालते हैं और इनको पेश की इस मकाम के बारे में मुतालिया करते हैं। देखो यहाँ कहाँ है? ये नेशनल क्रॉस कंट्री स्की सेंटर है जो क्रॉस कंट्री स्कीइंग और नॉर्डिक निशानाबाजी के तमाम 15 मुकाबलों की मेज़बानी करेगा। ये सरमाई ओलंपिक्स का सबसे बड़ा मकाम होना चाहिए, क्या मैंने ठीक कहा? हाँ, ये 106 हेक्टेयर के रकबे पर मुहित है और तमाम ट्रैक्स की कुल लंबाई 13 किलोमीटर है। लेकिन इतनी बड़ी जगह पर मुझे सिर्फ एक ही मुस्तकिल इमारत नजर आ रही है। ये माहौल दोस्त ओलंपिक्स के तस्वुर के ऐन मुताबिक है। मुश्तरका ओलंपिक्स, सबके लिए ओलंपिक्स और गैर जानिबदार ओलंपिक्स मुकाबले के कुछ स्टैंडर्ड्स और मुआवन सहूलियात आर्जी इमारतें हैं जिन्हें मुकाबले के बाद ख़त्म और रीसाइकिल किया जा सकता है ताकि सरमाई ओलंपिक के मकामात माहौल दोस्त और कार्बन के कम अखराज वाली जगह बन सकें। बस इतना ही है। ना सिर्फ ज़्यादातर इमारतें आर्जी हैं बल्कि ट्रैक को डिज़ाइन करते वक्त इंजीनियर्स ने इस तस्वुर को जहन में रखा कि ट्रैक को बाद में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरे ट्रैक को ना सिर्फ कुदरती माहौल के मुकम्मल एहतराम के साथ बनाया गया था बल्कि इस जगह के दरख्तों और फितरत को भी बरकरार रखा गया था। ओलंपिक्स के बाद ये ट्रैक किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? नेशनल क्रॉस कंट्री स्की सेंटर को घुड़सवारी, माउंटेन बाइकिंग और मौसम गर्मा में दीगर तकरीबात के क्लब में और सर्दियों में पहाड़ी पार्क और आवाम के लिए बर्फ़ की तफरीगाह में तब्दील कर दिया जाएगा। ओह ज़बरदस्त! फिर तो मज़ीद सयाह यहाँ मुनक्कदा खेलों के लुत्फ़ को महसूस कर सकेंगे। जी, इस वक्त हम नेशनल क्रॉस कंट्री जो स्की सेंटर है उसमें पहुंच चुके हैं और वो क्या ही ये शानदार है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जो एथलीट हैं वो इस तरह की जो मुकाबले हैं उनमें शिरकत कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान का जो शुमाली इलाका जात है वो बिल्कुल इससे मुमासलत लगता है। यहाँ टोटल जो हैं वो 12 गोल्ड मेडल के हसूल की जंग होगी और ये भी फैसला होगा कि पहला गोल्ड मेडल कौन जीतेगा। सरमाई ओलंपिक्स के दौरान नेशनल क्रॉस कंट्री स्की सेंटर क्रॉस कंट्री स्कीइंग और नॉर्डिक निशानाबाजी के तमाम 15 इवेंट्स की मेजबानी करेगा। इसका ट्रैक पहाड़ के कुदरती खित्तों के साथ बनाया गया है जो कि कदीम चिनार के मकामात के दरमियान न सिर्फ सबसे तवील मुकाबले का मुकाम है जिसमें कुल 8 दौड़ के ट्रैक हैं बल्कि इस जगह की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए पहाड़ पर मौजूद मुकामी दरख्तों को भी बड़ी महारत से इस्तेमाल किया गया है। ये मुकाबले का मकाम अभी क्रॉस कंट्री स्कीइंग के मकाम से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन क्या आपने कुछ मुख्तलिफ देखा? इस मकाम पर निशानाबाजी की जगह क्यों बनी है? ये ओलंपिक के सबसे मशहूर मुकाबलों में से एक निशानाबाजी का मरकज़ है। इस निशानाबाजी मरकज़ से क्या मुराद है? ये एक मुकाबला है जो क्रॉस कंट्री स्कीइंग और निशानाबाजी को यकजा करता है। एथलीट्स को इवेंट की ज़रूरियात के मुताबिक एक मखसूस फासला रखते हुए नीचे फिसलते हुए निशाना लेकर गोली चलाना होती है। ये खेल 2 तरह की महारतों का तकाजा करता है, स्कीइंग की रफ्तार और दुरुस्त निशानाबाजी। इस तरह खिलाड़ियों की 2 सलाहियतों का इम्तिहान होता है, यानी बैक वक्त हालत सुकून और मुतहर्रिक होना, क्योंकि निशानाबाजी के लिए रुकना ज़रूरी है जबकि स्कीइंग के लिए तेज़ी से हरकत करना होती है। शूटिंग और स्कीइंग का इम्तिजाज
कदीम शिकार की तरह लगता है। आप ठीक कहते हैं। इस खेल की इब्तिदा कदीम ज़माने में शिकार के ताक़ुब से हुई। कई सालों के इर्तिका के बाद जंगल, समंदर और बर्फ़ के मैदान में सफ़र का ये एहसास आज भी इनफरादियत लिए हुए है। इसलिए इस ट्रैक पर इतने दरख्त रखे गए हैं कि जंगल का एहसास पैदा हो। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल बायएथलॉन सेंटर ऑफ चाइना में, और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर 2 मुकाबले होंगे, स्की और शूटिंग का। और मेरा फेवरेट शूटिंग का मुकाबला होगा जो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर स्की आएंगे और शूटिंग के लिए जब आएंगे वो भागते भागते उसके बाद एक दफ़ा शूट करेंगे। फिर इसमें डिफरेंट मुकाबले हैं, लेट कर भी शूटिंग की जाएगी, लेकिन हर दफ़ा जो भी एथलीट आएगा उसको 4 चक्कर लगाने होंगे। और ये 4 चक्कर जो हैं, जो मर्द हैं उनके लिए 20 किलोमीटर और जो ख़वातीन है वो 15 किलोमीटर पर ये ट्रैक मुहित होगा। इस ट्रैक की जो टोटल लंबाई है वो 8.7 किलोमीटर है। तो ये आपको एशियन टाइम में जो हंटिंग का स्टाइल है उसकी याद भी ताज़ा दिला देते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबले होंगे और उम्मीद की जाती है कि ये एंजॉय करेंगे। निशानाबाजी के मरकज के मुकाम पर मशरक से मगरब की तरफ 2 ट्रैक हैं। एथलीट पहाड़ की मगरबी तरफ से ऊंचाई से नीचे की तरफ फिसलते हैं और तेज दौड़ और निशानाबाजी के लिए ट्रैक के मरकज में दिखाई देते हैं। इस तरह वो मुकाबले और देखने की 2 ज़रूरियात को पूरा करते हैं। मेरे पीछे आप निशानाबाजी के 2 ट्रैक्स देख सकते हैं। ये 2 ट्रैक ओलंपिक ट्रैक और पैरा ओलंपिक ट्रैक हैं। हमने इन 2 ट्रैक्स पर 25 मिलीमीटर मोटा बुलेट प्रूफ शीशा लगाया है जो मंजर पर असरअंदाज नहीं होता और अक़ब में खिलाड़ियों की हिफाजत को भी यकीनी बनाता है। मुकाबले के दीगर मकामात के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मुकाबले में कौमी निशानाबाजी के मरकज के पास मौजूद दीवार चीन की हिफाजत भी एक अहम काम है। कदीम चिनार के मुकाबले के इलाके के मशरकी जानब मिंग दीवार चीन का एक हिस्सा है। अजीम दीवार की हर मुमकिन हिफाजत के लिए डिजाइनर्स ने भी बड़ी मुशक्कत की है। हमारी शूटिंग रेंज के मशरकी और मगरबी अतराफ में जंपिंग प्लेटफॉर्म और दीवार चीन है। दीवार चीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हमने मुतल्लिका ज़वाबित की भी पाबंदी की। अपने मकामात की मौसर हद के अंदर हमने दीवार चीन की हिफाजत के साथ साथ ट्रैक के पुरपेच खतूत, लंबाई और क्रॉस ढलवानों के बुनियादी तकाज़ों को हर मुमकिन हद तक यकीनी बनाया। अब हम चैंगजियाकू के सरमाई ओलंपिक गांव में आए हैं। ये गांव बहुत अजीब है। इन घरों की कई मंजिलें ज़ेरे ज़मीन क्यों हैं? आपका क्या ख्याल है? क्या ये इसलिए है कि डिजाइनर्स को खदशा है कि खिलाड़ी ऊंचाइयों से डर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्यों? ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। मैं समझ नहीं सकी। आइए ये जानने के लिए अपने मेज़बान के साथ चलते हैं। ये इस वक्त हम मौजूद हैं चेंगचाखाओ विंटर ओलंपिक जो विलेज है इसमें, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो अपार्टमेंट बने हुए हैं जहाँ खिलाड़ी रहेंगे। तो लेकिन इनका जो डिज़ाइन किया गया ऐसे लगता है कि ये अंडरग्राउंड है। आइए देखते हैं कि क्या खिलाड़ी अंडरग्राउंड रहेंगे। मेरे साथ आइए। क्योंकि चैंगजियाकू में अक्सर हवा चलती है, इसलिए ज़ेरे ज़मीन मंजिलों को मौसर तरीके से गर्म रख सकते हैं। मैं समझती हूँ इससे न सिर्फ कमरे के दर्जा हरारत को यकीनी बनाया जा सकता है बल्कि गर्म करने के लिए तवानाई की बचत भी हो सकती है। जी हाँ। खिलाड़ियों के रहने का माहौल कैसा है? आइए इसे मिलकर देखते हैं। वाह, देखने में बहुत ही खूबसूरत ये बेड लग रहा है, लेकिन इसके क्या क्या फंक्शन हैं देखते हैं। तो ये पहली दफ़ा मैं इस तरह का बेड देख रहा हूँ और बहुत ही यूनिक चीज़ है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। माली साल 2022 से 21 में पाकिस्तान का आईटी की बरामदात का हदफ 3.5 बिलियन अमरीकी डॉलर है। एक हमा मौसमी कारोबारी शराकत दार के तौर पर क्या चीन को पाकिस्तान की आईटी खिदमात और मसनूआत दरामद करने की ज़रूरत है, और इस हदफ को हासिल करने के लिए चीन पाकिस्तान की क्या मदद कर सकता है? Yeah, hi,
Hi, my name is Kamran. आदाब, मेरा नाम कामरान है। हम यहाँ खैदियान चुंगवासुन में हैं। यहाँ एंजल हैक का दफ्तर है और हम यहाँ हैक मैराथन कर रहे हैं। लिहाजा ये बहुत दिलचस्प बात है कि हमें यहाँ AWS, IBM और स्कोडा की जानिब से चैलेंजेस दरपेश हैं। यहाँ बहुत से रोशन दिमाग और बासलाहियत नौजवान कारोबारी अफराद मौजूद हैं। मेरी दिलचस्पी बुनियादी तौर पर IT और टेलीकॉम के शोबे में है, जैसे 5G टेक्नोलॉजीज़ को फ़ाल करना। एंजल हेक एक आलमी कम्युनिटी है जिसमें 1 लाख से ज्यादा अरकान हैं, जिसका आगाज एक IT कंपनी ने किया है। इसका सदर दफ्तर सिलिकॉन वैली USA में है। 2017 में चीन में आने के बाद से यके बाद दीगरे मुतअद्दिद कामयाब IT मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिनमें पाकिस्तान से IT एलियट कामरान रसूल ने बतौर जज हिस्सा लिया। Angel Hack is a हैकाथॉन एक ऐसी जगह है जहां मुख्तलिफ पस मंज़र के लोग मिलकर काम करते हैं। यहाँ की ख़ास बात यह है कि चीनी लोग या दुनिया भर से बहुत सी कौमियतों के लोग इकट्ठे होकर कोडिंग, डिज़ाइन या कारोबारी महारतों के साथ काम कर रहे हैं। क्या मैंने ठीक कहा? एक चीज़ जिससे मैं लुत्फ़अंदोज़ होता हूँ, हैकाथॉन उन मसाइल के हल के लिए कोशां है जिनका हमें आज सामना है, और ये बहुत अहम है कि इख्तराकारों की हौसला अफजाई की जाए कि वो यहाँ नई तख्लीक़ात करें और वो वाकई नए इख्तराआत करें। कराची में पैदा होने वाले कामरान रसूल को बचपन से ही IT का जुनून था। कॉलेज में कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन करने के बाद उसने मुतल्लिका शोबों में नौकरी की तलाश शुरू की और वो खुशकिस्मत था कि ZTE एक चीनी कंपनी ने उनकी खिदमात हासिल की। ZTE पाकिस्तानी मार्केट में गहरा ताल्लुक रखती है। and I was very happy to get this job. और मुझे ये नौकरी मिलने पर बहुत खुशी हुई जब मेरे पहले चीनी मैनेजर ने मेरा फ़ाइनल इंटरव्यू किया, जो पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के पहले बैच को मुंतखब करने के लिए शेंज़न से आया था। लिहाजा मैं ZTE टेलीकॉम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में शामिल होने वाले इब्तदाई लोगों में से था जो पाकिस्तान से थे, और 1 साल बाद मेरी अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर मुझे चीन मुंतकिल कर दिया गया। मुझे याद है कि जब मैं चीन आया था, मेरे तमाम चीनी दोस्त नोकिया या सैमसंग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते थे, और अगरचे मैं ZTE के लिए काम कर रहा था, लेकिन कोई भी उस वक्त ZTE या हवावे फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता था। 21वीं सदी के आगाज में कंप्यूटर चीनी लोगों के घरों में मकबूल होना शुरू हुए और मुल्क भर में इंटरनेट तक रसाई का जोरदार अरूज शुरू हुआ। IT इंडस्ट्री पहली सनराइज इंडस्ट्री बन गई। कामरान रसूल ने चीन की हलचल का तजर्बा खुद किया। आहिस्ता आहिस्ता बहुत से मारूफ गैर मुल्की ब्रांड्स चीनी मार्केट पर तवज्जो देने लगे। एक अमूमी इत्तफाक राय ये है कि चीनी मार्केट बहुत बड़ी है और चीनी मार्केट में ज्यादा सलाहियत है। When in 2008 I landed in San Francisco. और जब मैं 2008 में सैन फ्रांसिस्को गया तो टर्मिनल के बाहर मैंने ZTE और हवावे मोबाइल सेट्स का एक बड़ा इश्तिहार देखा। मैंने देखा कि बहुत सारे अमरीकी ZTE और हवावे का मोबाइल फ़ोन ख़रीद रहे हैं। मैंने आलमी सतह पर सार्फिन की तरफ से इस तब्दीली को महसूस करना शुरू किया, और फिर इसके बाद वाकई मार्केट में तब्दीली आई और हवावे ने ना सिर्फ हेडसेट्स या हैंडसेट्स बल्कि मजमूई और मुकम्मल तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल और इस्तेमाल में भी बहुत महारत हासिल करना शुरू कर दी, ताकि मोबाइल ऑपरेटर्स के लिए अव्वल से आखिर तक तमाम मसाइल का हल दस्तयाब हो। तो अब मैं अपने चीनी साथियों और दोस्तों को देख रहा हूँ कि वो चीन का तैयार करदा मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं और वो चीनी मसनूआत पर बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। 2013 तक चीन में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद 600 मिलियन से तजावज कर गई, जिनमें से 80% मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले थे, और चीन के पास दुनिया की पहली 10 इंटरनेट कंपनियों में से 3 थीं। चीन में डिजिटल लाइफ अब कोई तसव्वुर नहीं रहा, बल्कि मालूमाती दौर में लोगों के लिए बज़ाहिर मजाजी लेकिन हकीकी तर्ज ज़िंदगी बनता जा रहा है। And when I came to China, उस वक्त जब मैं चीन आया था तो चीन कॉपी कैट के नाम से मशहूर था, क्योंकि दुनिया भर के ममालिक या लोग दावा करते हैं कि चीन हमारी मसनूआत की नकल कर रहा है, लेकिन अब बात इसके बरअक्स है। चीन ने वाकई अपनी सोशल मीडिया ऐप से साबित कर दिया है कि आप इसे ना सिर्फ चैटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आप इसे अपने काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे रकम अदायगी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वाकई अपने बहुत से मसाइल को हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मिनी ऐप्स जैसा कि मीथवान और मोबाइक वगैरह को WeChat के साथ लिंक कर दिया गया है, लिहाजा मुझे कोई और ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है।
میں صرف وی چیٹ استعمال کرتا ہوں اور وی چیٹ ہی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، اور اب یہ آئیڈیا لائن اور فیس بک استعمال کر رہی ہے۔ ان جیسی بہت سی دیگر ایپس اپنے صارفین اور یوزرز کے لیے یہی چائنیز ماڈل کاپی کر رہی ہیں۔ 2021 کے آخر میں چین کے 14ویں 5 سالہ منصوبے برائے قومی معلومات کاری نے پیشگوئی کی کہ 2025 تک چینی نیٹیزنز کی تعداد بڑھ کر 1.2 بلین ہو جائے گی اور پورے معاشرے میں فکسڈ اثاثوں میں کل سرمایہ کاری میں آئی ٹی پروجیکٹس کی سرمایہ کاری کا تناسب 5.8% تک بڑھ جائے گا۔ یہ چین کی آئی ٹی صنعت کے لیے بین الاقوامی مارکیٹ میں مسلسل توسیع کے مواقع لائے گا۔ So I would say that Pakistan. میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں بڑی صلاحیت موجود ہے۔ اس طرح کے ہیکر ٹاؤنز میں شامل ہونے اور ان سے سیکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں اس علم کو حاصل کرنے کے بعد پاکستان میں متعارف کرواؤں تاکہ وہاں اس پر عمل درآمد کیا جائے اور چین اور پاکستان کے درمیان ایک ایسا چینل بنایا جائے جہاں ان دونوں ممالک کے علاوہ دیگر ملکوں کے سرمایہ کار بھی ہوں جو پاکستان کے اندر موجود صلاحیتوں اور ٹیلنٹ کو دیکھ اور تلاش کر سکتے ہیں اور سرمایہ کاری کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میرا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پاکستان میں موجود ٹیلنٹ کو چین میں موجود وسائل سے فائدہ اٹھانے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ایک چینل قائم کیا جائے اور اس کے بدلے میں چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان کے اندر موجود باصلاحیت ٹیلنٹ ملے تاکہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر کے زیادہ خوش اور محفوظ محسوس کر سکیں۔ 2018 میں پاکستانی حکومت کی جانب سے پہلی ڈیجیٹل پاکستان پالیسی سپورٹ پلان کو اپنانے کے بعد ملکی آئی ٹی انڈسٹری نے تیزی سے ترقی کی ہے اور برآمدی ڈیٹا میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ تاہم صنعت کی نظر میں برآمدی صلاحیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ چین میں مارکیٹ کی بڑی مانگ کو پورا کرنے کی بڑی صلاحیت لامحالہ تعاون کے بے مثال مواقعوں کا آغاز کرے گی۔ چین کی بہت سی کمپنیاں دنیا بھر میں ٹیلی کام پلیٹ فارمز کی تعمیر و ترقی اور کاروبار سے وابستہ ہیں۔ یہ کمپنیاں چینی افرادی قوت کی مدد سے درپیش مسائل کا حل تلاش کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر افریقہ کو لیجئے، ہم کیا کر سکتے ہیں کہ چینی پارٹی میں چند پاکستانی انجینئرز کو شامل کر کے افریقہ میں تعینات کر سکتے ہیں اور وہ وہاں پیش آنے والے مسائل کے حل کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ پاکستانی انجینئر چونکہ کم تنخواہ پر دستیاب ہیں اس لیے چینی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سے بہترین آئی ٹی انجینئرز ہیں جو سلیکان ویلی اور یورپ میں کام کر رہے ہیں، اس لیے اب بھی ان کی تکنیکی صلاحیتیں بہت اچھی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ تکنیکی تعاون سے آغاز کریں گے، ایک مشترکہ R&D سینٹر قائم کریں گے اور عملے کے تبادلے کے طور پر کچھ پاکستانی پیشہ ور افراد کو چین میں تکنیکی رہنمائی کے لیے باقاعدگی سے مدعو کریں گے اور کچھ موضوعات پر مشترکہ طور پر کام کریں گے۔ چینی ترقیاتی منصوبے پاکستانی کمپنیوں یا تکنیکی ماہرین کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ فلپ جیان نے کہا کہ چین میں بہت سی سافٹ ویئر کمپنیاں پہلے ہی بیرون ملک پھیل رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ٹک ٹاک اب بہت مقبول ہے۔ پاکستان کی مضبوط آئی ٹی صلاحیتوں اور اعلیٰ سطح کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی بنیاد پر چین اور پاکستان کے درمیان تعاون انتہائی ضروری ہے۔ خاص طور پر آئی ٹی انڈسٹری میں بیرونی خدمات کے حصول کے لیے پاکستان کی مدد لی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے محنت کش وسائل نسبتاً کم قیمت پر دستیاب ہیں اور آئی ٹی مصنوعات کی درآمد اور برآمد کم پابندیوں کے ساتھ نسبتاً آسان ہے، جیسے شاؤمی، ویوو اور سامسنگ جیسی کمپنیاں پاکستان میں اسمبلنگ پلانٹس لگا چکی ہیں۔ موبائل فون اور آئی پیڈ سمیت کچھ موبائل ٹرمینل پروڈکٹس کا پاکستان میں یکے بعد دیگرے مقامی طور پر اسمبلنگ کا کام شروع ہو چکا ہے۔ پاکستانی مارکیٹ کی ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ مصنوعات کو پڑوس میں افریقہ، جنوب مشرقی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا میں برآمد کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مستقبل میں ہم پاکستان میں مزید مصنوعات کی پیداوار کر سکتے ہیں۔ چین میں ڈیزائننگ اور پاکستان میں پیداوار ایک ٹرینڈ بن سکتا ہے۔ آج کا کوریڈور ریکارڈر یہیں تک۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی بار میں۔